नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और आप सभी का 21 फरवरी में स्वागत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको जानकारी दे देते हैं कि यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी एमपी जीके की जो आपके सिलेबस में जितनी भी यूनिट्स दी गई हैं सब कुछ एक ही बुक के अंदर हमने सम्मिलित करके एक पुस्तक लॉन्च करी है जिसकी जो प्राइस है 349 है। इसका डेमो पीडीएफ आप नीचे दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स दिए गए नंबरों पे कॉल करके पा सकते हैं। साथ ही में टेस्ट सीरीज चल ही रही है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आज की शुरुआत आगे की तरफ से। सबसे पहला जो आज का प्रश्न है हमारा कि हाल ही में क्या हुआ है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने 2023 की रैंकिंग जारी करी है। तो वर्तमान में बात करी जाए तो भारत किस रैंक पे है, तो जो भारत की रैंक है वर्तमान में 85 है। ये जो इंडेक्स होता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये देखो ये डिपेंड करता है कि किस देश में यदि आप जाते हो विजिट करने तो कितने देशों में जो आपका वीज़ा रखा गया है उसको वीज़ा मुक्त रखा गया, उसके आधार पर तय होता है कि आपका जो पासपोर्ट है वो कितना क्या है पावरफुल है। क्योंकि पावरफुल कंट्रीज़ जो होती हैं वो इसको वीज़ा को फ्री करती हैं। साथ ही में ये भी देखती हैं कि भाई आपको यदि वहाँ पे टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा प्रमोशंस मिल रहा है, किस कंट्री से हमारी इकॉनमी बहुत ज़्यादा चल रही है, विजिटर्स कहाँ के हमारे पास ज़्यादा है, तो बहुत सारे उसके अंदर क्लॉज होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारी कंट्रीज़ जो होती हैं वीज़ा मुक्त होती हैं अपने देश में। जैसे भारत यदि आज की डेट में आप ये बात करो इंडोनेशिया जाता है, उन्होंने क्या करता है थाईलैंड जाते हैं तो वहाँ पे वो लोग आपका वीज़ा नहीं लगता, सिर्फ आपका पासपोर्ट चेक किया जाता है। तो इस आधार पे बहुत सारे पूरे के पूरे एक डेटा होता है वो मेंटेन करती है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो जारी करती है, इंटरनेशनल संगठन है ये। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ये बताती है कि किस देश का जो पासपोर्ट है कितना पावरफुल है। इसके अलावा रोक भी किन कारणों से लगती है ये भी देखा जाता है। तो बहुत सारे क्लॉज होते हैं। तो वर्तमान में बात करी जाए तो जो भारत है 85वें स्थान पर खिसक गया है, बीच में 80वें नंबर पर था, 80th पोजीशन थी, इसके बाद वापस से 85 पे पहुंच गया है। फ्रांस जो है सबसे टॉप पे है, यानी इसके जो इस फ्रांस के लोग बहुत सारे देशों में जाते हैं जहाँ पे उनको क्या होता है वीज़ा नहीं लगता। इससे ज़्यादा इसके बारे में जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है। 199 पासपोर्ट, 227 गंतव्य इसमें पूरे देखे जाते हैं। 2006 में ये लॉन्च किया गया था। रैंक पूछेगा, इससे ज़्यादा आपसे पूछेगा नहीं। बात करी जाए कठपुतली महोत्सव की तो ये अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव है। इस बार जो आयोजित किया जाने वाला है ये चंडीगढ़ में आयोजित किया जाने वाला है। कला एवं संस्कृति आपके टॉपिक में है हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में जो आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको भारत की कला एवं संस्कृति मिलेगी जिसमें कठपुतली भी आता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव होगा ये चंडीगढ़ में होगा और ये जो टैगोर थिएटर है वहाँ पर आयोजित किया जाएगा। और ये केवल भारत का नहीं है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय है तो स्वाभाविक रूप से भारत के बाहर के दुनिया के जो देश है, रसिया है, फ्रांस है, ब्राज़ील है, अमेरिका है, हम लोग कठपुतली को ज़्यादातर ये समझते हैं कि गुजरात और जो राजस्थान में होता है वहाँ पे कठपुतली डांस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कला है और संस्कृति का है। तो सभी देशों के अपने अपने अभिव्यक्ति के एक तरीके होते हैं, उसको उस माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा प्रोग्राम होता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्रश्न क्रमांक 3 है जो एक अच्छी खबर है कि बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये जो आयोजन किया गया था यह मलेशिया में किया गया था और भारतीय महिला टीम ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। पीवी सिंधु कैप्टन रही हैं। यहाँ पर भारतीय महिला टीम ने मलेशिया में खेले जाने वाली 2024 की बैडमिंटन एशिया जो चैंपियनशिप है थाईलैंड को हरा करके ये खिताब जीता है। 2016 से ये खेली जा रही थी, 5वां एडिशन था और भारत में इसमें कही जाए तो 2 बार की जो पदक विजेता है थाईलैंड को उसके खिलाफ जीत हासिल करी है। और भारतीय महिला टीम चैंपियनशिप में पहली बार कोई पदक जीती है। और बात करी जाए पुरुष टीम इससे पहले 2016 और 2020 में कांस्य पदक जीत चुकी है, लेकिन इस बार उन्होंने निराश कर दिया। हालांकि जो अनमोल थे उन्होंने थाईलैंड को हरा करके अपना पहला स्वर्ण पदक वहाँ पर जीता है। बैडमिंटन एशिया टीम की बात करी जाए चैंपियनशिप की तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 2016 से हुई थी और पहली बार जो आयोजित किया गया था 2016 में भारत के हैदराबाद का जो जीएमसी बालियोगी इंडोर स्टेडियम है वहाँ पर आयोजित किया गया था। इसका जो आयोजन होता है बैडमिंटन एशिया परिसंघ के द्वारा किया जाता है। और आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे हम अगले प्रश्न की जो प्रश्न क्रमांक 4 है। एक यूनिक खबर है, लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया जा रहा है और इस उपग्रह का नाम क्या रहेगा, ये पहली घटना है। तो ये इसका जो नाम रहेगा लिग्नोसेट रहेगा। और इसके उद्देश्य क्या देखिए, 2 जो इंस्टीट्यूशंस हैं एरोनॉटिक्स के, जो एरोस्पेस के, नासा और जाक्सा। नासा आपका यूएस का है, जाक्सा आपका जापान का है।
ये दोनों मिल करके पहली बार एक लकड़ी का उपग्रह लॉन्च कर रहे हैं। जब लकड़ी का उपग्रह लॉन्च कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके जो अपने उद्देश्य होंगे वो ये होंगे कि जो हमारे बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट होते हैं वो ऊपर जाते हैं, ठीक है, उपग्रह वहाँ पर वो नष्ट नहीं होते। तो उसको क्या करना है, उसको आगे आने वाले समय में पता चल रहा है, अभी हम लोग ई कचरा से परेशान है नीचे धरती पे, वहाँ पर भी एक तरह का जो अंतरिक्ष कचरा है वो भी धीरे धीरे क्या होगा, इकट्ठा होगा वहाँ पे। तो इन्हीं सब चीज़ों को मलबे से निपटने के लिए कि वहाँ पे कचरा इकट्ठा ना हो, तो जापान और अमेरिका ने एक पहल करी है कि हम लकड़ी के उपग्रह लिंगोसैट प्रोब अंतरिक्ष में लॉन्च करेंगे। ये किस लकड़ी से बनाया जा रहा है, तो ये मैग्नोलिया एक लकड़ी है, उससे बनाया जा रहा है। यह क्या है, इस लकड़ी की खासियत है क्योंकि जब वहाँ पे लेके जाया जा रहा तो बहुत सारी चीज़ें उसको देखनी होंगी कि उस पर आग ना लगे, दरार ना आए और प्रतिरोधक क्षमता उसकी अच्छी होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के इस लकड़ी की खासियत है, स्थिरता और दरारों के प्रतिरोध के लिए जानी जाती है। और बायोडिग्रेडेबल सामग्री के साथ इसको जो पारंपरिक धातु घटक है उनकी जगह ये लेगी। वर्तमान में बात करी जाए तो उपग्रह जो पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करते समय एल्यूमिनियम के जो कण होते हैं वो उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है उसके लिए हानिकारक है। तो अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब हम गैर बायोडिग्रेडेबल संसाधन का यूज करेंगे तो उसके बाद भी हमारी क्या रहेगी, जो उपग्रह तकनीक है वो भी चालू रहेगी और जो पृथ्वी की सतह है उसको कोई नुकसान नहीं होगा। नासा की बात करी जाए तो नासा का जो मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। इसके संस्थापक डॉयट डी आइजनहॉवर थे। 1958 में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश के गठन के 2 साल बाद जापान एरोस्पेस कहाँ का है, जापान का है। वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके लिए ये लोग एरोस्पेस पे काम करते हैं, जिस प्रकार से हमारे यहाँ इसरो करता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। IPL के सर्वकालिक टीम के कप्तान चुने गए हैं, वो है महेंद्र सिंह धोनी 2024 में, और टीम घोषित की गई है। IPL कई बार अपने यहाँ पेपर में पूछा जा चुका है, तो हो सकता है आपसे कभी पूछ लिया जाए कि इस बार के जो कैप्टन चुने गए, सर्वकालिक महान कप्तान चुने गए IPL में कौन चुने गए हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि महेंद्र सिंह धोनी चुने गए हैं। एक सभी देशों की टीम मिलाकर के एक टीम तैयार की जाती है, फिर उसके कैप्टन तैयार किए जाते हैं। अलग अलग एक तरह से सम्मान होता है, बहुत बड़ा सम्मान होता है। इसमें रोहित शर्मा नहीं है इस टीम में। IPL की शुरुआत जो हुई थी 2008 से की गई थी। ये इस बार का बात करी जाए सबसे ज़्यादा IPL टीम मुंबई इंडियंस और चैंपियन सुपर किंग्स ने जीते, 5-5 IPL खिताब जीते हुए हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 6 की भारत का जो पहला सैन्य ग्रेड जासूसी उपग्रह होगा ये कौन लॉन्च करेगा। तो ये जो लॉन्च करने वाला है SpaceX कर रहा है। SpaceX को आप जानते हैं, तो ये अकेले नहीं कर रहा है, इसके साथ आप सभी को पता होगा कि हमारे यहाँ जो है मेक इन इंडिया के तहत अब क्या हो गया है कि जो हमारी एरोस्पेस एजेंसीज हैं प्राइवेट सेक्टर की, उनको भी अब क्या कर दिया गया, उनकी भी एंट्री हो गई है। उनको भी धीरे धीरे क्या किया जा रहा है कि सरकार एक तरह से PPP मॉडल पे काम कर रही है। तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी TASL आपका जो है टाटा की कंपनी है, एरोस्पेस पे काम करती है। ये SpaceX के साथ मिल करके क्या करेगी, भारत का पहला जासूसी उपग्रह लॉन्च करेगी और अप्रैल तक ये लॉन्च हो जाएगा। इसका फायदा क्या होगा, क्योंकि जासूसी उपग्रह तो जो हमारे सशस्त्र बल होंगे उनको गुप्त जानकारी क्या दी जाएगी। अभी भारत ने जब सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो उसमें जो हमें पूरी की इंफॉर्मेशंस मिल रही थी वो हमारे जो इसका GIS सिस्टम है उसका यूज करके मिल रही थी। लेकिन बहुत सारी जगह पे हमने जो बाहर के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी भी थोड़ी सी मदद ली थी, लेकिन इसरो का उसमें बहुत बड़ा रोल था। तो क्या होता है कि अभी हमको जो जासूसी से संबंधित जानकारियां चाहिए होती, क्योंकि उसमें जासूसी नहीं की गई थी, हम उसमें केवल ये चेक कर रहे थे कि गतिविधियां कहाँ पर हो रही हैं। इसरो और सेना दोनों ने मिलकर के उस पर काम किया था, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो बाहर हमारे जो आस पड़ोस के जो देश होते हैं जिनसे हमें समस्याएं होती हैं, तो उनमें क्या जो समुद्री क्षेत्र होता है, तो भारत के पास इतने उपग्रह नहीं है, जासूसी उपग्रह भी नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होता है कि US की जो एजेंसी है उनकी मदद ली जाती है। इसके लिए एक अलग गठन बना हुआ है, एक संगठन बना हुआ है जिसमें सभी कंट्रीज एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो भारत का जो पहला जासूसी उपग्रह है तो ये बेंगलोर में स्थापित किया जाएगा ग्राउंड कंट्रोल सेंटर से। और साथ ही में इसमें बात करी जाए तो इसमें जो इमेजनरी और इस बाकी के जो डायरेक्शन रहेगा उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा। इसरो इसमें पूरी इमेजेस वगैरह शेयर करने में पूरी मदद करेगा। भारत में हमारे लिए जासूसी जो अभी डेटा प्राप्त होता है वो अमेरिकन कंपनियों से प्राप्त होता है। इसरो का जो श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष यान केंद्र है वहाँ पर F-14 जो हमारा मौसम संबंधी उपग्रह है INSAT 3DS लॉन्च किया था। साथ ही में
हमारे यहाँ जो मौसम पूर्वानुमान और प्राकृतिक आपदाओं की जो चेतावनी होती है वो उसका अध्ययन करेगा। वैसे भी अपने खराब ट्रैक रिकॉर्ड के कारण जीएसएलवी को शरारती जो लड़का कहा जाता है, ये कभी पूछ लिया जाए पेपर में तो याद रखना है, इनमें से किसको एक शरारती लड़का कहा जाता है, तो जीएसएलवी को कहा जाता है। ठीक है, और वर्तमान में हमारे जो प्रमुख है इसरो के कौन है, सोमनाथ हैं। उन्होंने कहा था कि हमारे पास कोई एक निगरानी उपग्रह नहीं है, तो टाटा इसके स्पेस एक्स के साथ मिलकर के लॉन्च करेगा। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की बात करी जाए तो पूरी तरह से टाटा कंपनी जो है, टाटा जाने रतन टाटा की कंपनी है, उनका ये ऑर्गेनाइजेशन है और ये पूरी तरह से एक ऑपरेटिंग और होल्डिंग कंपनी है। स्पेस एक्स की बात करी जाए तो इसका जो मुख्यालय है कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया के हैथॉन में है। 2002 में एलन मस्क ने इसकी स्थापना करी थी। एलोन मस्क जो इस समय वर्तमान में एक्स, जिसको ट्विटर की जो उसने जगह ली है, एक्स नाम हो गया है ट्विटर का, उसके हेड हैं, उसको उन्होंने परचेज कर लिया है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा कल्कि धाम मंदिर की क्या की गई है, कल्कि धाम मंदिर की स्थापना की गई है, शिलान्यास किया गया है। तो इसको ध्यान में रखना है, इसकी जो स्थापना की गई है वो कहाँ पर की गई है, वो उत्तर प्रदेश में की गई है। कल्कि धाम की, कल्कि धाम उत्तर प्रदेश का जो संभल है वहाँ पर इसकी स्थापना की गई है। और ये अपने आप का पहला एक यूनिक मंदिर है। क्यों? क्योंकि पहली बार किसी अवतार के पूर्व ही उसके मंदिर की क्या की जा रही है, स्थापना की जा रही है। ये मंदिर किसकी क्या कहते हैं, किस इस भगवान के लिए किया जा रहा है? भगवान विष्णु के 24 अवतारों की कल्पना की गई है, जिनमें से 23 अवतार हो चुके हैं। 24वां अवतार, या एक तरह से बात करी जाए जो प्रमुख अवतार हैं उनके, तो 10वां अवतार कल्कि के रूप में होगा, ऐसा धर्म ग्रंथों में कहा गया है। जो अलग अलग धर्म ग्रंथ हैं उनमें सभी में ऐसा वर्णन किया गया है। और जो जगह बताई गई है वो संभल बताई गई है। तो संभल में उनके अवतार पूर्व ये पहला मंदिर होगा कि एक कल्पना के माध्यम से इसको निर्मित किया जा रहा है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें 10 गर्भगृह होंगे, 10 अवतार होंगे। आपसे आने वाले समय में पूछा जा सकता, तो ये पूछा जा सकता है कल्कि धाम मंदिर कहाँ पर है, या ये किसके अवतार के लिए क्या कहते हैं इसका निर्माण किया गया, किस, तो याद रखना है कि विष्णु भगवान के जो भावी अवतार होगा उसके लिए इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। और इसका निर्माण कल्कि धाम एक ट्रस्ट है उसके द्वारा किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष प्रमोद कृष्णम है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 8 की। कल का करंट अफेयर्स जो आपको 21 तारीख का नहीं मिला, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है, वो ये कि कल मात्र एक ये प्रश्न था जो हमारे पास था करंट अफेयर बनाने के लिए, और एक प्रश्न के आधार पे, और उधर नेशनल इंटरनेशनल के 3 प्रश्न थे। तो 4 प्रश्नों के लिए करंट अफेयर यदि मैं लेके आऊँ तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर आप सभी लोग बता दें, आप सभी के इच्छा, क्योंकि आपके लिए रहता है, ये आप ही का वीडियो है, हम केवल उस पर क्या कहते हैं कार्य करते हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि 1 या 2 खबरें हैं, मुश्किल से 3-4 खबरें हो रही हैं, कुछ बनाई हुई खबरें रहती हैं, ज़बरदस्ती में हमको ऐसा लगता है बना रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ सर आप बनाया करो उसको, तो मैं बना दूंगा, मेरे को समस्या नहीं है। लेकिन आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमें ऐसा लगता है जो चीज़ें परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी नहीं है किसी भी प्रकार से, तो उसको हमें इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो बात करी जाए तो 5 सदस्यीय हमारा लोक सेवा आयोग है। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ था कि जो लोक सेवा आयोग है इसमें सिर्फ 2 ही मेंबर्स थे, चेयरमैन को मिला करके 3 सदस्य थे। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा याद रखना, हमारे यहाँ जो मेंबर्स होते हैं वो 4 होते हैं और 1 होते हैं चेयरमैन, तो 4+1 मिल करके हो जाता है ये 5 सदस्यीय लोक सेवा आयोग। ठीक है, एक अध्यक्ष होते हैं, 4 सदस्य होते हैं, बाकी के फिर इसके नीचे सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, अलग अलग एग्जाम कंट्रोलर, ये सभी पद होते हैं। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो 2 रिक्त पद थे उनको भरने के लिए क्या किया गया, पहले 2 व्यक्ति पहले इससे 2 लोगों की और इसमें एंट्री करी गई है। तो अलग अलग व्यक्ति हैं, इनके बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन लोक सेवा आयोग 5 सदस्यीय होता है, इसको हमें ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया गया पेपर में। तो गठन जो किया गया तो लोक सेवा आयोग का 1 नवंबर 1956 को, जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 118(3) के तहत किया गया था। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की कि पीएम ऊषा अभियान के तहत प्रदेश के कितने विश्वविद्यालयों को 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। देखिए ये प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्योंकि अब एक ही खबर थी हमारे पास जो करंट अफेयर्स लाइक थी, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आप 2 बातों को लेकर के भविष्य में कंफ्यूज हो सकते हो। एक रूषा अभियान चलता है और ये हो गया है पीएम ऊषा अभियान। ठीक है, इसके लिए मैंने इसको सम्मिलित किया था, ऊषा अभियान। ठीक है, ये दोनों अभियान जो हैं हायर एजुकेशन के प्रोग्राम से संबंधित है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। रूसा का रसिया से कोई संबंध नहीं है, वहाँ पे मत चले जाना। ठीक है,
दोनों का जो संबंध देखिए, पीएम ऊषा अभियान जो चालू किया गया, रूषा अभियान 2013 पहले से चल रहा था, ठीक है, 2013 से चल रहा था, पहले से चल रहा था। और जो ऊषा अभियान चालू किया गया है, ये हमारी जो नई शिक्षा नीति 2020 है, इसको टारगेट करके किया जा रहा है। दोनों में कुछ आप फर्क की बात करोगे तो रूषा और ऊषा में कोई विशेष अंतर नहीं है, केवल कुछ चीजें नई जुड़ी हैं उसके अंतर्गत। बाकी का उद्देश्य एक ही है कि विश्वविद्यालय का जो एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है, वहाँ अकादमिक भवन होता है, लाइब्रेरी होती है, लैब होती है, हॉस्टल होती है, वहाँ पे जो सेमिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, छात्रों के विकास के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, इन सभी के लिए केंद्र सरकार क्या करती है, फंड देती है, यूजीसी ग्रांट देती है, ठीक है। यूजीसी के द्वारा उसमें आपको कुछ राशि दी जाती है। उसके लिए पहले नैक का मूल्यांकन होता है। नैक के मूल्यांकन के बाद जब जहाँ पे कुछ कार्य हो रहे होते हैं, उसका बाकायदे मूल्यांकन करने के बाद देती है। ऐसे ही पैसा नहीं दे देती। यदि वो आपको 10 करोड़ दे रही तो आके देखेगी आपने 10 करोड़ रुपए कहाँ खर्च किए। तो ये रूषा अभियान था, सेम ऐसा ही ऊषा अभियान चालू किया गया पीएम ऊषा के नाम से, और ये आपके हायर एजुकेशन से संबंधित है, शिक्षा आपके प्री के टॉपिक में है। तो हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि रूषा धीरे धीरे सरकार रिप्लेस करके ऊषा अभियान चालू करी, तो आपसे पूछ सकती है कि ये किस विभाग से संबंधित है या इसके उद्देश्य क्या है। तो उच्चतर शिक्षा में क्या करना, एक तरह से आप ये बोलिए कि उसमें पूरे के पूरे तरह से कार्य करना, ठीक है। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो चाहे एजुकेशन डेवलपमेंट हो, सभी क्षेत्रों पे कार्य करना। तो ये पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया है। तो इसमें क्या हुआ, मध्य प्रदेश की 2 यूनिवर्सिटियों को, विशेषकर जीवाजी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी और बरकतुल्ला को सबसे ज़्यादा राशि दी गई है, 100 करोड़ रुपए की। बाकी के जो हमारे विश्वविद्यालय हैं उनको लगभग 20-20 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। उनको सभी को इन सब चीज़ों में क्या करना है, पैसा खर्च करना है। रूसा में भी यही किया जाता था। तो आपसे पूछा जाएगा तो आप ये ध्यान में रखेंगे। हालांकि ये अभी चालू नहीं की गई है, ये पहले से चल रही थी। पीएम ऊषा अभियान जो नेप 2020 है उसके अंतर्गत चल रही थी। अगली बात करी जाए तो पंडित उद्धव दास मेहता वैद्य शास्त्री आयुर्वेद सेवा पुरस्कार जो सम्मान पुरस्कार होता है, इसमें कितने रुपए की राशि, सम्मान राशि दी जाती है? तो इसमें 1 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। और देखिए अभी हुआ ये है कि मुख्यमंत्री ने एक प्रोग्राम में, इनकी जो पुण्यतिथि थी वहाँ पे एक प्रोग्राम पे इन्होंने एक पुस्तक का विमोचन किया जिसका नाम है वैदिक काल से विलीनीकरण। पेपर में नहीं आ सकता, लेकिन क्योंकि ये जुड़ा हुआ है भाई उद्धव दास मेहता से, और इनके नाम से हमारे यहाँ एक आयुर्वेद के क्षेत्र में जो अच्छा कार्य करते हैं उनको एक सेवा पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी राशि होती है 1 लाख रुपए की। आयुर्वेद के क्षेत्र में चाहे कोई संस्था हो या कोई व्यक्तित्व हो, उसको ये दिया जाता है। और उद्धव दास मेहता क्योंकि आंदोलन हमारे यहाँ जो भारतीय 1942 भारत छोड़ो आंदोलन था उससे जुड़े हुए, तो भोपाल के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया था, तो उससे जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इसको हमने इसको करंट अफेयर में शामिल किया है। तो थोड़ा सा इनके बारे में ध्यान रखेंगे क्योंकि हमारे यहाँ यूनिक नेम्स क्या किए जा रहे हैं, सर्च करके लाए जा रहे हैं। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में भोपाल में सक्रिय रहे हैं। साथ ही में इन्होंने 1934 में भोपाल से प्रथम हिंदी साप्ताहिक प्रजा पुकार का क्या किया था, प्रकाशन किया था। तो इसको आपकी जो भी MPGK की बुक होगी वहाँ पे इसको लिख लेंगे, 2-3 बातें मोटी मोटी कि ये, हालांकि ये वैद्य शास्त्री आयुर्वेद सेवा सम्मान यदि जुड़ा हुआ तो आप समझ जाएंगे कि आयुर्वेद में दिया जाने वाला पुरस्कार इनके नाम से दिया जाता है। भोपाल अंचल में 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय थे। 1934 में इनके द्वारा भोपाल से, ये ध्यान में रखना, प्रथम हिंदी साप्ताहिक था प्रजा पुकारकार का इन्होंने प्रकाशन किया था। ठीक है, इसको आप अपने जहां भी बुक है वहां पे जरूर अपडेट कर लेंगे। पिछले दिनों हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, दुर्लभ वाद प्रसंग का आयोजन कब किया जाता है या कहाँ किया जाता है? मात्र आशीष जामरा है, इनका आंसर आया था। ये हमेशा आंसर करते हैं, बहुत अच्छी बात है, रेगुलर है। तो एक दिन करंट अफेयर नहीं आया तब भी आप लोगों ने उसमें कमेंट करके आंसर नहीं किया, ये गलत बात है। आप सभी को इसका आंसर करना चाहिए। देखिए, उस्ताद अब्दुल लतीफ़ खान की स्मृति में किया जाने वाला ये एक प्रोग्राम है, दुर्लभ वाद प्रसंग, इसका आयोजन किया जाता है। और ये जो इनका जो जन्म हुआ था गोहद भिंड में हुआ था, बहुत बढ़िया बात इन्होंने बताई है। जो हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत है उसमें ये सारंगी वादन के क्षेत्र में अच्छा कार्य करे थे, सारंगी वादक थे। आकाशवाणी में इनको क्या कहते हैं, प्रोग्राम्स भी चलते थे इनके। 1990 में इनको संगीत नाटक अकेडमी से सम्मानित किया गया था और 2002 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। क्योंकि पद्मश्री से सम्मानित है, बड़े व्यक्तित्व हैं, तो आपका इनसे जन्म या किस क्षेत्र में पारंगत थे सारंगी में, इससे संबंधित आपसे पूछा जा सकता है। बाकी के लोग भी आप लोग कमेंट जरूर करा करें। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में इस्लाम नगर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ठीक है, इसका नीचे कमेंट करके आंसर जरूर बताना है। हालांकि ये प्रश्न मैं एक बार और पूछ चुका हूँ
अपने इसी क्लास में करंट अफेयर की, तो जो लोग जुड़े रहे हैं उनको आंसर इसका मालूम होगा। 3 से 4 पंक्तियों में इसका उत्तर देना है। इस्लाम नगर का नाम बदल कर क्या किया गया, एक तो ये, और क्यों बदला गया उसके पीछे एक हिस्ट्री है, किनका राजघराना था, किनका शासन था वहाँ पे, उसके बारे में आप बता सकते हैं। करंट अफेयर को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूला करें, आप लोग जरूर शेयर किया करें। साथ ही में आंसर जरूर करना है। एमपीपीएससी के टेस्ट सीरीज या इससे जुड़े हुए किसी प्रकार की जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको दोनों शेड्यूल और साथ में जीके बुक का डेमो पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। हमारी और आपकी मुलाकात फिर अगले करंट अफेयर्स में होती है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।